Students, this is my video for chapter 1 Social Science, the Advent and Expansion of the British Power in India, class 8. ओके, तो एज़ यू ऑल नो बेटा, आपकी एमपी बोर्ड की बुक है। तो ये जो फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री का, एडवेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो अंग्रेज़ थे उनका हमारे देश में आगमन हुआ। एडवेंट मतलब होता है आगमन, और किस तरह से उनने जो अपना पावर थी, उनकी जो शक्ति थी, वो अपने हमारे देश में उन्होंने स्प्रेड की। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। आफ्टर द इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज़ अ लॉन्ग सागा ऑफ कंटिन्यूस स्ट्रगल एंड कॉन्फ्लिक्ट। सबको पता है बेटा, अलेक्जेंडर ने हमारे देश में जो हमला किया था, उसके बाद का जो समय है, ठीक है, वो ऐसा टाइम है जहाँ पर हमारी कंट्री में हमेशा कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ स्ट्रगल, लड़ाइयाँ हुई, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, टकराव हुए आपस में, ठीक है, डायनेसिटीज़ के, वंशों के। तो ये एक बहुत लंबी कथा है, एक आप इसे कथा कहानी जैसे ही देख सकते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी लॉन्ग टू स्टडी। ठीक है, अच्छा, हमारे देश में बेटा सभी को पता है कि हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। बहुत सारे हमारे देश में रिसोर्सेज थे, ओके, जिसकी वजह से जो बाहर के लोग थे वो हमारे यहाँ अट्रैक्ट होते थे। ठीक है, अट्रैक्ट होते थे, हमारे देश में आकर्षित होते थे कि यहाँ पर हमें जाना चाहिए, यहाँ पर हमारा अच्छा व्यापार होगा, हम अगर यहाँ हमला करेंगे तो अच्छी लूटामारी मचा सकेंगे। ओके, ठीक है, तो अट्रैक्शन टू मैनी क्लैंस एंड इन्वेडर्स। क्लैंस का मतलब होता है बेटा ये जो, हाँ, वंश। ठीक है, जैसे कि पूरा एक पूरा ग्रुप आप समझ सकते हैं, जैसे एक पूरा वंश, एक पूरी फैमिली, पूरा ख़ानदान, ठीक है, जो नोमैडिक टाइप्स होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते हैं। तो ये जो क्लैंस होते हैं वो वंशी होते हैं। ठीक है, अब साका, ये भी एक तरह के क्लैन थे, जो ग्रुप था लोगों का, एक पूरा ख़ानदान था। हुनास, मंगोल्स, इन्वेजन्स आर सम एग्जाम्पल्स। तो ये कुछ ऐसे वंशज थे, ऐसे ग्रुप्स थे, ऐसी फैमिलीज़ थी जिन्होंने हमारे यहाँ क्या किया, हमले किए। ठीक है, अच्छा, कुछ हमलावर जो थे वो हमला करके लूटामारी मचा के बाहर चले गए, अपने देश वापस चले गए, और कुछ जो थे वो यहीं पर रह गए। ठीक है, इंटरमिंगलिंग इन द सोशियो कल्चर लाइफ, मतलब इंटरमिंगलिंग का मतलब है बेटा कि हमारे कंट्री के जो कल्चर थे, जो संस्कृति थी, उससे मिल गए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। मुगल्स एस्टैब्लिश्ड अ माइटी एम्पायर इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। सभी को पता है कि मुगलों ने कितना बड़ा एम्पायर फैलाया था, है ना, अपना जो शासन था वो फैलाया था। ड्यूरिंग मुगल्स रूल्स मैनी कॉन्फ्लिक्ट्स अरोज बिटवीन मुगल्स राजपूत, मुगल सिख एंड मुगल मराठास। सभी को पता होगा बेटा, जो मुगल थे, जब उन्होंने राज करना शुरू किया, जब उन्होंने राज किया, तो आपस में बहुत टकराव हुए। मुगलों की राजपूतों से लड़ाई हुई, सिखों से लड़ाई हुई, मराठाओं से लड़ाई हुई। अब ये सारे मराठा, राजपूत और सिख, इन्होंने मुगलों से क्यों लड़ाई की? क्योंकि वो अपने देश से इन मुगलों को बाहर भगाना चाहते थे। ठीक है, क्योंकि आपके कंट्री में कोई और राज करे, कोई और शासन करे, आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना, तो इसीलिए ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल पावर मैनी यूरोपियन पावर्स केम टू इंडिया। मुगल्स के इस्टेब्लिशमेंट के बाद बहुत सारे यूरोपियन पावर्स हमारी कंट्री में आए, जैसे कि पोर्चुगीज़ आए, डच आए, ब्रिटिश आए, फ्रेंच आए, सभी आए। और सभी किस तरीके से आए? व्यापार करने के उद्देश्य से आए, व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन जो उनका एम था, जो उनका उद्देश्य था, वो क्या था? पॉलिटिकल पावर हमारी कंट्री का कैप्चर करना। ठीक है, क्योंकि हमारा देश है, हमारे देश में खुद का कोई रूलर नहीं था, छोटे छोटे किंगडम्स थे, मुगल्स थे। अब जैसे मुगल्स भी हमारी कंट्री में राज कर रहे हैं, तो मुगल्स का थोड़ी ना हमारा देश था, वो तो हमारे यहाँ राज कर रहे थे, हमें गुलाम बना करके। तो ऐसे ही जो यूरोपियन पावर्स थे वो लोग आए, और वो भी यही सोच रहे थे कि क्यों ना हम मुगल्स को हटा के इस देश का राज्य हम संभालें। ठीक है, द पीपल ऑफ इंडिया स्ट्रगल्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश टू अचीव इंडिपेंडेंस। तो जो हमारे देश के लोग थे बेटा, अच्छा, यहाँ मैंने पढ़ा है ना। सो अल्टीमेटली द ब्रिटिश एमर्ज्ड सक्सेसफुल इन एस्टैब्लिशिंग देयर पावर आफ्टर साइनिंग पैक्ट्स विद द इंडियन रूलर्स एंड एस्टैब्लिशिंग सुप्रीमेसी ओवर देम। तो अल्टीमेटली बेटा
जाने अनजाने जो ब्रिटिशर्स थे वो कामयाब हो गए हमारे यहाँ अपना पावर इस्टेब्लिश करने में, स्थापित करने में। उन्होंने कुछ पैक्ट साइन किए, समझौतों पर कुछ साइन किया, किसके साथ? हमारे देश के जो रूलर्स थे उनके साथ, ठीक है। कुछ समझौतों में साइन किया और फिर इस तरह से धीरे धीरे करके बड़ी चालाकी के साथ अपना जो है इस्टेब्लिशमेंट उन्होंने परमानेंट कर लिया, परमानेंट वो स्थापित हो गए यहाँ, ठीक है। अच्छा, हमारे देश के जो लोग थे बेटा, द पीपल ऑफ इंडिया स्ट्रगल्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश टू अचीव इंडिपेंडेंस। अब ये जो ब्रिटिशर्स थे ये आए व्यापारी बन के थे, लेकिन इन्होंने कब्जा कर लिया, तो हमारे देश के जो लोग थे उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी इन अंग्रेज़ों से छुटकारा, आज़ादी पाने के लिए, ठीक है। सो द पीपल ऑफ इंडिया एक्टिवली टुक पार्ट इन द फ्रीडम मूवमेंट एंड अल्टीमेटली अचीव्ड इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1947। तो काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी है बेटा हमारे आज़ादी लेने में। 1947 में हमें फाइनली आज़ादी मिली। तो आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे बेटा कि कितनी ग्लोरियस स्ट्रगल थी। ग्लोरियस का मतलब होता है यशस्वी, मतलब एक आप इस स्ट्रगल के बारे में जब पढ़ेंगे तो आपको नाज होगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, यू विल फील वेरी प्राउड कि आप इतने ऐसे देश में जन्मे हैं, आप एक ऐसे देश के नागरिक हैं जहाँ के लोगों ने अपनी मिट्टी के लिए, अपने देश के लिए इतनी लड़ाइयाँ लड़ी और अपनी जान गंवाई, ठीक है। आगे आते हैं द अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज टू इंडिया। तो किस तरह से यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज हमारे देश में आई, ठीक है। तो कुछ मेजर हैपनिंग्स, मतलब कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव हुए यूरोप में 15th सेंचुरी में, यूरोप में हुए, ठीक है। क्या हुए देखिए, जैसे कि टर्क्स कैप्चरिंग कॉन्स्टेंटिनोपल, रिनाइंस रिवॉल्यूशंस इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्री एंड जोग्राफिकल डिस्कवरीज क्रिएटेड फैसिनेशन इन द आइज ऑफ यूरोपियन टुवर्ड्स इंडिया। अब क्या चेंजेस आए देखते हैं। जैसे कि जो टर्क्स थे, ठीक है, टर्की के रहवासी को टर्क्स बोलते हैं, इन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल को कैप्चर कर लिया, कब्जा कर लिया। अभी कॉन्स्टेंटिनोपल क्या है बेटा, ये रोम का कैपिटल है, ठीक है, रोम का जो है कैपिटल है। तो ये आज का इस्तांबुल कहलाता है कॉन्स्टेंटिनोपल, उस समय का कॉन्स्टेंटिनोपल है, रोम का कैपिटल है। तो यहाँ पर टर्क्स ने कब्जा किया। फिर रिनायंस रेवोल्यूशन, मतलब क्रांतिकारी रिवॉल्यूशंस हुए, किसमें? साइंस और इंडस्ट्री, साइंस और इंडस्ट्री की फील्ड में पुनर्जागरण काल आप कह सकते हैं इसे। पुनर्जागरण काल का मतलब होता है बेटा कि नई अवेकनिंग्स आना, नए नए विचारधाराएं आना, नए इन्वेंशंस होना, नई नई डिस्कवरीज हो रही थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे देश में हो रही थी, जिससे क्या हुआ कि जो यूरोपियंस थे उनकी आंखों में चमक आ गई, फैसिनेटेशन मतलब उनकी आंखों में आकर्षण आ गया कि क्यों ना हम इस देश में जाएं और यहाँ पर हम व्यापार करें, यहाँ के मार्केट को जो है हम कैप्चर करें, ठीक है, और हम अपने जो प्रोडक्ट है यहाँ पर डबल दाम में बेचें और प्रॉफिट कमाएं। समझ रहे हो, ये जो चीज़ है यूरोपियंस के दिमाग में आने लगी। वास्को डी गामा एंड बार्थोलोमियो डाइस, अब ये दो जो लोग थे इन्होंने एक काम अपने ज़िम्मे लिया कि क्यों ना हम पानी के रास्ते से जो है पानी का रास्ता डिस्कवर करें, ठीक है। तो ईस्ट के तरफ पानी का रास्ता उन्होंने डिस्कवर किया। तो कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया 1492 में, सभी को पता है, और बार्थोलोमियो ने डिस्कवर किया गुड होप इन 1487। अब ये केप ऑफ गुड होप क्या है बेटा, ये एक्चुअली में एक पेनिनसुला जैसा है साउथ अफ्रीका में, केप टाउन जहाँ पर साउथ अफ्रीका में है, वहाँ पर ये एक पेनिनसुलर एरिया है। तो ये डिस्कवर इन्होंने किया बार्थोलोमियो ने। देन वास्को डी गामा इस रास्ते से होते हुए कैलिकट आया, वेस्टर्न कोच इंडिया में, ठीक है। तो मतलब ये अमेरिका डिस्कवर किया, फिर केप होप डिस्कवर किया, गुड ऑफ केप होप या गुड होप आप बोल सकते हैं, केप ऑफ गुड होप है, सॉरी। और फिर फाइनली कैलिकट आया, कहाँ पर? वेस्टर्न कोच में हमारे यहाँ, ठीक है। 1498 में आ गए ये, है ना, वास्को डी गामा। उस समय वहाँ पर जो किंग जेमोरिन थे, इन्होंने वास्को डी गामा का वेलकम किया कि भाई आपका हमारे देश में स्वागत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, पोर्चुगीज़ इन इंडिया। ओके, ये तो था हमने कि किस तरह से आना शुरू हुआ था यूरोपियंस का। अब हम पढ़ेंगे पोर्चुगीज़ इन इंडिया।